हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप जैसा कि जानते हो कि प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक धीरे धीरे हमारे आता जा रहा है। अब देखो, प्रीलिम्स में अलग अलग सेक्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पर एक ऐसा टॉपिक भी है उनमें से जो और इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिला है पिछले कई सालों के अंदर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ठीक है ना, या आईएमएफ की कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट्स होगी। इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा ना कि हर साल ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं दो क्वेश्चंस के आसपास हमें यहाँ पे इस सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। कुछ सालों में थोड़े ज्यादा भी आए हैं, कुछ सालों में थोड़ा कम भी हैं, बट ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं इसी रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीलिम जैसे नजदीक आ रहा है तो मेक श्योर हमें क्या करना है कि ये जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं, इनको हम अच्छे से गो थ्रू कर लें। और अगर आपने इसको गो थ्रू कर लिया, कहीं ना कहीं ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि जहां पर फिर ना गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर याद है, अगर चीजें समझी हुई हैं, तो ट्रस्ट में ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप गलती नहीं करोगे। तो देखो, थोड़ा सा मैं अगर आपको फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करूँ ना, तो तीन चार चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सर कौन सी तीन चार चीजें? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिपोर्ट है तो सबसे पहले तो ये चीज कि भैया वो रिपोर्ट आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन उसको रिलीज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एक्चुअल में, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर मान लो कि इंडिया की कैसी, वहां पर इंडिया में कैसी रैंकिंग है या फिर कैसा इंडिया परफॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम वो रिपोर्ट कह क्या रही है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, किसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अगर हमारे ध्यान में रहेंगी ना, हम शायद क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। तो थोड़ा लंबा सेशन होने जा रहा है, बट मेक श्योर ध्यान से सुनिएगा। रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं। तो आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर आई एम वेरी श्योर वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। पहले हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। राइट, वर्ल्ड बैंक का एक बार देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखनी है। पहला, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी। देखिए, एक्चुअल में ना यहां पर से तो यूपीएससी ने हमसे दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसके रिगार्डिंग। अब देखो कौन रिलीज करता है, जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये लॉन्च हुई थी 2002 के अंदर। क्यों हुई थी? ताकि हम देख पाए ना दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां बिजनेस करने की कितनी ईज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है या नहीं है। कई बार होता है ना कि आपने फॉर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिल करते करते कि बिजनेस खोलना ही इंसान को दर्द देने लग जाता है कि यार इतने फॉर्म्स मांग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो सिंगल विंडो क्लियरेंस, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं बिजनेस खोलना आसान हो पाएगा। इवन अगर मैं बात करूं ना, तो जो पिछले सालों का इकोनॉमिक सर्वे था उसने तो ये भी बोला था कि इंडिया में ना एक रेस्टोरेंट खोलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड एक गन का लाइसेंस लेना बड़ा आसान है। तो देख रहे हो, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा देखी जाती हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना ईजी है। वर्कर्स हो गया, कैसे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन परमिट्स का डील करना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, क्रेडिट कितनी आसानी से मिल जाता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, जो कि एक तरह से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। टैक्सेस को पे करना हो गया, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनका इन्फोर्समेंट एंड इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना। ये सारे अलग अलग सेक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझना कि इंडिया में ना काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कुछ सालों के अंदर। जैसे आप नोटिस कीजिए, 2014 में इंडिया 142nd रैंक पे था, 2020 में इंडिया 63rd पोजीशन के ऊपर आ गया। तो पिछले 5 से 6 सालों में ना बड़ी तेजी से इंडिया ने यहाँ पे प्रोग्रेस की है, तो जो कि एक क्या दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट काफी बेहतर हो रहा है। तो ये बात तो होगी पहले। पर अब इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सर डिसकंटिन्यू कर दिया? देखो यहाँ पर ना ऐसा वर्ल्ड बैंक ने देखा कि कुछ ना स्टेटिस्टिकल एरर्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। तो 2020 में इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को एक तरह से रोक दिया। उसके बाद से हमें कोई रिपोर्ट इसकी नहीं देखने को मिली है। तो आई होप आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस। अब ये देखो, समझने की कोशिश करो, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर बात क्या हुई है, जो 2021 का इनका डेटा आया ना, तो उसमें उन्होंने बात क्या करी, उन्होंने बात करी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं कैसा काम कर रही हैं। आप जानते हो ना, जैसे इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना ये लेकर आई गई, तो उसने पर्टिकुलर यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाने में काफी हेल्प करी और अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ी हेल्प करी। साथ में ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो गया, रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड 19,
ये पर्टिकुलर 2021 की रिपोर्ट थी। अब देखो इंडिया ने अच्छा काम भले ही किया है, पर तब भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया उन 7 कंट्रीज में आता है जहां पर फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस अभी भी पूरी तरह से हम नहीं कर पाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी अगर आप गांव में जाते हो तो आप रियलाइज करोगे कि लोगों के पास बैंक अकाउंट की आज भी कमी देखने को मिलती है। उसके साथ ही जो आधार सिस्टम है उसने अच्छा काम किया है। सर वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए 2011 में ना सिर्फ 35% लोग थे जिनके पास अकाउंट्स हमें देखने को मिले थे, पर 2017 में ये नंबर 80% तक पहुंच गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। साथ में ही फ्रॉड्स हो गया, ठीक है, लीकेज हो गया, जो पेंशन सिस्टम से एक तरह से मान लो किसी को पेंशन जानी थी पर उस तक पहुंच ही नहीं पाई, तो उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। पर अभी भी कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, जैसे बैंक हो गया या अलग अलग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो काफी दूर दराज एरियाज में लोकेटेड होते हैं, तो वहां तक उन तक पहुंचना, प्लस एज अ पर्सन बैंकिंग सिस्टम में आपका कितना ट्रस्ट है, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका कितना ट्रस्ट है, डिजिटल पेमेंट के साथ आप कितना अच्छे से समझ पाते हो, ये सारे यहाँ पर इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो। ध्यान रखना ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से। अगले की तरफ चलते हैं, दैट इज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब ये भी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे होता क्या है ना कि दुनिया भर में हमें माइग्रेशन देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है ना कि जो इंडिया है वहां पर सबसे ज्यादा रिसिपिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर था, वो इंडिया से यूएसए चला गया, अब यूएसए में जाके वो बंदा कुछ पैसे कमाएगा और अपने घर पास पैसे वापस भी भेजेगा, इसी को हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस फ्लो ना इंडिया के केस में काफी तेजी से बढ़ा है, और रेमिटेंसेस फ्लो नियरली 12% राइज किया, ठीक है, $100 बिलियन के आसपास ये पहुंचने को हमें देखने को मिला है, और 3% हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कहीं ना कहीं वो करता है, मतलब 3% मतलब जीडीपी का उतना नंबर हमें देखने को मिल जाता है। तो टॉप रेपिसेंट कंट्रीज के आप नाम ध्यान रखिए, वो कौन से हैं? इंडिया, फॉलोड बाय मैक्सिको, फॉलोड बाय चाइना। 5 याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 याद कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, इस ऑर्डर में आप ध्यान रखोगे। और साथ में ही टॉप सोर्स कंट्री कौन सी है? यूएसए, ठीक है, पहले यूएई हुआ करती थी, अब यूएस में हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। तो किस तरह से माइग्रेशन रिलेटेड जो एसडीजी इंडिकेटर्स उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें इसके द्वारा दी जाती हैं। तो ये तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होगी जो काफी न्यूज में थी। इसके अलावा ना कुछ एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, कुछ और पर्टिकुलर रिपोर्ट्स भी हैं इनके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल जीईपी रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इनके आप नाम ध्यान में रख लीजिए ताकि कल को पूछे ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है, तो आप बता पाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसी तरह से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो बाय वर्ल्ड बैंक। एंड लास्टली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वाला आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, लॉजिस्टिक्स वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो हमारी गवर्नमेंट का काफी पुश है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के अंदर। आप अलग अलग जगह पे देखते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा कई बार बात करी गई है कि इंडिया को काफी काम करने की जरूरत है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, जो कि करंटली कुछ 14% ऑफ जीडीपी है, इसको हम लाना चाहते हैं 10% से कम, कहीं ना कहीं 8-9% तक आएगा, तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी हम इंक्रीज होती हुई देख सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। लास्टली पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। उसी तरह से आगे चलते हैं, जरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं कि भैया आरबीआई की कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो हमें समझनी चाहिए। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अच्छा ये तो पहली बात हो गया कि आरबीआई के द्वारा है, और ध्यान रखना ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। सर बाई एनुअल का मतलब क्या? एक साल में ये 2 बार रिलीज होती है, समझ रहे हो, 2 बार एक साल में हमें ये देखते हुए मिलेगी। और यहाँ पर होता क्या है, किस तरह से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को क्या क्या रिस्क है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे क्या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट में कवर करी गई हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करो तो जो वैक्सीनेशन के अंदर जो लोगों को टीकाकरण के अंदर हमने अच्छा काम किया था कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए, तो उसने इकोनॉमिक रिकवरी अचीव करने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से हमारी इकोनॉमी नीचे आ गई थी, पर हमने उसमें रिकवरी देखते हुए मिली है, और उसके पीछे वैक्सीनेशन वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग।
साथ में अगर आप नोटिस करो बैंकों के द्वारा कितना क्रेडिट दिया जा रहा है लोगों को, उसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारा थोड़ा बेटर हो रहा है। साथ में अगर आप जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो एनपीएस में भी हमारे कमी देखने को मिली है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा रिजिलियंट है एंड इट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिस्क की इन्होंने बात करी है, कुछ ग्लोबल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन जनरल, इन सभी का रिस्क कितना है, मीडियम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रिस्क है, यहाँ पे मीडियम रिस्क हमें देखने को मिल जाता है। और कुछ मेजर रिस्क जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, दुनिया भर में ही हमें महंगाई देखने को मिली है, चाहे आप यूएस की बात कर लो, आप यूके की बात कर लो, तो इन्फ्लेशन हो गया, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आना था, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो गया, चीजों के दाम बढ़ना हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं एंड साइबर डिस्ट्रप्शंस भी, जिनको मेजर रिस्क की तरह कैटेगराइज किया गया आरबीआई की इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, दरअसल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आपने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो जो नियरली 2 महीने पहले आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में ना यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स की बहुत बात करी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई हो गया, इन सभी चीज़ों की हो गया, और ऊपर से हम कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द कंट्री हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये डिस्कशन बहुत बार हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें डीपीआई की, तो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं, इसमें एक आ गया आपका पेमेंट एनेबलर्स। ठीक है, उसी तरह से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरफ से, सप्लाई साइड से, डिमांड साइड से। सप्लाई साइड का क्या मतलब कि बेसिकली आप जैसे फॉर एग्जांपल कि एज जैसे मान लो जब बैंक हो गया या जो भी डिजिटल पेमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशन है वो कैसा काम करे, उन्होंने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या नहीं बनाया। ऑन द अदर हैंड डिमांड साइड को भी इंक्लूड किया गया है कि कस्टमर साइड से पेमेंट परफॉर्मेंस हो गया एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये सारे यहाँ पे पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है कि कितनी तेजी से जो डिजिटल पेमेंट है वो अक्रॉस द कंट्री कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर ना एक बेस ईयर है, बेस ईयर क्या है, मार्च 2018। हुआ क्या, हमने ना एक्चुअल में इसको वैल्यू दे दी 100। ठीक है, मार्च 2018 में जो डिजिटल पेमेंट का जितना डीपनिंग थी, जितना पेनिट्रेशन था, उसको हमने 100 वैल्यू दे दी। फिर उसके बेसिस के ऊपर हम देखते रहे कि आगे आगे हम उसको कितना हम इंक्रीज कर पाए हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ है वो बड़ी ही तेजी से हमें देखने को मिला है पिछले कुछ 3 से 4 सालों के अंदर। ये आप डेफिनेटली डीपीआई के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट हम जो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 2015 में हमें ये बॉडी देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए थिंक टैंक हो जाता है। और एक्चुअल में आप सभी जानते हो ना कि जो नीति आयोग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सर वो कैसे, देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस तरह से कि डिफरेंट हमारी जो स्टेट्स है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर अगर हम सारे एक टीम इंडिया अप्रोच के थ्रू वर्क करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। पर एट द सेम टाइम हेल्दी कॉम्पिटिशन भी तो जरूरी है स्टेट्स के बीच में। द आंसर इज यस, कई बार सेंटर और स्टेट्स भी कम्पीट करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरह की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिसके बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यहाँ पर देखता है। सर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसमें कैसे आया, देखो इसमें देखा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं या जो अलग अलग हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो कैसा काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से सोचो, जैसे मान लो केरला है, केरला ने मान लो अगर अच्छा काम किया है, तो बाकी की और स्टेट भी देखेंगी ना यार कि केरला टॉप पे आ रहा है, केरला फर्स्ट आ रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करता हूँ, उसके बेसिस पे क्या होगा, अगले साल मैं भी फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। तो यही होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक तरह की ना हेल्दी कॉम्पिटिशन की भावना जनरेट होती है जिसके बेसिस पे स्टेट्स अच्छा काम करने की तरफ प्रेरित होते हैं। तो ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। साथ में ही इसमें 2 बॉडीज और हैं, कौन सी, एक हो गया ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड उसके साथ ही दूसरा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी एंड ओपीएचआई ये पर्टिकुलर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है। ध्यान रखना इसमें 3 डायमेंशन हैं। सर कौन सी 3 डायमेंशन, पहला हो गया आपका हेल्थ, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन, और तीसरा हो गया इनका लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये तो 3 डायमेंशन है।
इन 3 डिमेंशन के फर्दर आगे इंडिकेटर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अडोलेसेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, न्यूट्रिशन कैसा है, एंटीनेटल केयर कैसी है, ये सारी चीजें। एजुकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एनरोलमेंट कैसा है, ये सारी बातें। एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर, एसेट्स और बैंक अकाउंट, ये अलग अलग चीजों के ऊपर ना ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाता है। मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग बता देता हूँ। देखो पहले क्या होता था ना, जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी एक तरह से, उसको हम यूनिडायमेंशनल मानते थे। यूनिडायमेंशनल का क्या मीनिंग, कि एक ही डायमेंशन है, दैट इज पैसा। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर पैसे से कम कमाई करता है तो हम बोलते थे कि वो पुअर है। पर अब हम मूव कर गए कौन सी डेफिनेशन की तरफ, मल्टी डायमेंशनल की तरफ। इसका क्या मीनिंग है कि चलो पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर इसके अलावा बाकी चीजें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उस पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए क्या हुआ, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक बहुत ही होलिस्टिक इंडेक्स है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स को कवर किया गया है, जो अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग इंडिकेटर्स हमने देखे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि अर्बन मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू, दरअसल में होता क्या है, जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है। और जितनी कम इसकी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 0.04 है, ये काफी कम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कम पॉवर्टी है। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी उस तरह से पॉवर्टी इंक्रीज होती रहेगी। तो सर इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टेट्स हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर हमें ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। वेरस ऑन द अदर हैंड केरला हो गया, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, यहाँ पर हमें पॉवर्टी कम देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया बात नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन बीइंग देखो हमारी करंट गवर्नमेंट का बहुत ही एक पुश है कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा एंड वो एक अच्छी तरह से देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि ईपीआई इज रिलीज बाय नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना 4 पिलर्स हैं। एक हो गया पॉलिसी, एक हो गया बिजनेस इकोसिस्टम, एक हो गया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 4 पिलर की कैसी वहां की उस पर्टिकुलर स्टेट की कैसी पॉलिसी है, कुछ वहां पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए या नहीं। बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कहने का मीनिंग क्या, जो पोर्ट्स हो गया उनके रिगार्डिंग वहां पे फैसिलिटीज कैसी है, कितने फॉर्म्स वहां पे फिल करने पड़ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। फिर इसके बेसिस के ऊपर एक डेटा बेस रेडी किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली उसको फिर रेडी किया जाता है। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आया है कि सबसे बढ़िया यहाँ पे हमें पॉलिसीज, यहीं पे हमें प्रॉपर इकोसिस्टम और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो देखो जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो उनका पोर्ट का एक्सेस है, तो अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना हो तो उनके लिए काफी आसान है। प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये भी ठीक कर रही हैं। पर डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स के पास एक बेनिफिट तो होता ही है क्योंकि एक्सपोर्ट करने के अंदर उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे नोटिस किया, चाहे पे आप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात कर लो, चाहे आप नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर लो, नीति आयोग ने स्टेट्स के बीच में एक ना इंपॉर्टेंट कंपटीशन की भावना को जनरेट किया है। स्टेट्स आपस में कंपीट करेंगी, हेल्दी कंपटीशन होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में क्या होगा, वहां पर अपनी अपनी पॉलिसीज को भी इंप्रूव करेंगे एंड लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। राइट, तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल की तरह इसको देख सकते हो। आगे हम चलें, नेक्स्ट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसको रिलीज किया गया है बाय नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के। अब देखो इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमारे बहुत नए स्टार्टअप्स हो गया, ये सभी आ रहे हैं बिल्कुल, तो वहीं पर इनोवेशन की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली हो जाती है। तो ये भी एक टूल है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टेट्स को, डिफरेंट यूटीज को इनोवेशन के हिसाब से उनको रैंक किया जाता है। तो सर सबसे ज्यादा बढ़िया कौन परफॉर्म कर रहा है? देखो मेजर स्टेट्स के अंदर कर्नाटका, ठीक है, बैंगलोर आप जानते हो कि मेजर हमारा हब है। उसी तरह से जब बात होती है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की, तो वहां पर मणिपुर आ जाता है एंड यूटीज एंड सिटी स्टेट्स के अंदर हमें चंडीगढ़ देखने को मिल जाता है, जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ अगर इसको थोड़ा और डिटेल में आप देखना चाहो तो कुछ यहाँ पे हमें एनेबलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कैसा है, कहने का मीनिंग क्या, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ, लोगों के स्किल्स के अंदर कितना वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है,
नॉलेज वर्कर्स की तरह कैसे हम बढ़ रहे हैं, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एनेबलर्स की कैटेगरी में। उसी तरह से जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन, कितने आसानी से आप कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो स्किल्ड लोगों से अनस्किल्ड लोगों की तरफ बढ़ती है, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखने को अच्छे से मिल जाती हैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बेस्ड है। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज SECI। SECI क्या है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा है? नीति आयोग के द्वारा ही है। अब खुद सोचो, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है इस चीज का? देखो, इस चीज का मीनिंग सिंपल है कि डिफरेंट हमारी जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट हमारी जो यूटीज हैं, वो किस तरह का एफर्ट ले रही हैं ताकि क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर की तरफ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आप जानते हो एक आज के टाइम पर काफी एक मेजर इशू हमें दुनिया में देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह के स्टेट्स ने कैसे एफर्ट्स लिए हैं, क्या जो हम कहीं ना कहीं 2030 तक इस डायरेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर जो आधी से भी ज्यादा स्टेट्स हैं, उन्होंने एवरेज से भी अच्छा काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हमें यहाँ पे टॉप स्कोरर देखने को मिलता है, एंड लक्षद्वीप को भी और काफी अच्छा काम करना है ताकि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अच्छा काम कर पाए। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि लार्जेस्ट स्टेट्स के अंदर फिर से हमें गुजरात यहाँ पे देखने को मिला है, स्मॉलर स्टेट्स के अंदर हमें गोवा देखने को मिल जाता है, एंड लास्टली यूटीज के अंदर चंडीगढ़। ओवरऑल अगर बात करें तो वहां पर भी हमें चंडीगढ़ ही देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। नीति आयोग की ये तो कुछ 4 रिपोर्ट्स हमने देखी, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। दरअसल में ना, अब तो वैसे ये हो गया, पर एक्चुअल में आप जानते हो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के अंदर, तो उसके 75 साल बाद यानी कि 2022 में इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी नीति आयोग ने पिछले कई साल पहले दी थी। तो वो भी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर चीजें इंडिया ने इंप्लीमेंट करी भी हैं, कुछ अभी भी और इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया भी एक तरह से नीति आयोग का ही है। आप जानते हो कि नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, तो उसी ने कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पे दी थी। इसी तरह से एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया या एसडीजी अर्बन इंडेक्स, यहाँ पर वही बात है कि जो 2030 तक आप जानते हो ना, हमें एसडीजीज को अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे हमें एसडीजीज अचीव करने हैं ना। तो उस इंडिया लेवल पे तो हम अचीव तभी कर पाएंगे ना जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे काम करेंगी। तो स्टेट्स के अंदर कोई स्टेट कैसा काम कर रही है, कितना बेहतर और कितना खराब काम कर रही है, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड साथ साथ एसडीजी अर्बन इंडेक्स के अंदर हम ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसी तरह से डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, हम एक तरह से ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी हम इसी नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडेक्स है CWMI, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आप ये पर्टिकुलर इंडेक्स का जिक्र अपने मेंस के आंसर में भी कर सकते हो। यहाँ पर होता है क्या CWMI के अंदर, ये यहाँ पे नीति आयोग बताता है कि अच्छा यहाँ पर ये सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी सिटीज होंगी आने वाले टाइम के अंदर जहां पर पानी की बहुत मेजर कमी देखने को मिल जाएगी, राइट, और कितने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ये सारी बातें। एंड लास्टली TAD, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी नीति आयोग ही रिपोर्ट ये देता है। अगले टॉपिक की तरफ अगर आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक है हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वो कौन था? नीति आयोग। यहाँ पर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ये किसके द्वारा आ जाएगा? ये आ जाएगा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ में ही कॉर्नल यूनिवर्सिटी और INSEAD, ये तीनों मिलकर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली WIPO ही है, पर उसके साथ साथ कॉर्नल यूनिवर्सिटी और INSEAD भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का कितना अच्छा इनोवेशन कैपेबिलिटीज हैं, किस डायरेक्शन में वो काम कर रही हैं। तो एक्चुअल में ना, दरअसल में ये रिपोर्ट थोड़ी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है या इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी ना न्यूज में रहता है। रीजन क्या है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर ना काफी तेजी से इंडिया ने इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोग्रेस करी है। पहले हमारी रैंकिंग काफी खराब होती थी इसके अंदर, ठीक है ना, अभी हमने काफी तेजी से यहाँ पे इंप्रूव किया है। 2022 में हमारा रैंक 40वें नंबर पर आ चुका है, तो ये बात की वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का जो थीम था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, दैट वाज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन इंडेक्स, और इसको टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड के द्वारा। अब यहाँ पर ही ना एक और चीज समझो, एक और हमें इसी डायरेक्शन में एक इंडेक्स देखने को मिलता है, द इंटरनेशनल IP इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो, जैसे आपका पेटेंट हो गया, आपके कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है ना, इस तरह के आपके GI टैग्स हो गया,
यहाँ पर जितना अच्छा कहीं ना कहीं आप सोचो, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा तो क्या होगा, वहां के लोग इनोवेशन में ज्यादा बिलीव करेंगे। अगर आप खुद सोचो ना, आप कोई चीज इनोवेट क्यों करते हो, इसीलिए इनोवेशन में बिलीव करते हो ना, कि आपको अपनी इनोवेशन का कुछ फायदा मिले। अगर खुद सोचो कि आपने इनोवेशन किया और किसी ने उसको चुरा लिया, ठीक है, कुछ उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिला, कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कुछ कॉपीराइट्स, कुछ जीआई टैग, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ अगर आपको नहीं वहां पे प्रोवाइड किया जाता या फिर उसके प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती, तो कोई बंदा इनोवेट फिर क्यों ही करेगा। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं इनोवेशन के साथ ही लिंक्ड है। पर ध्यान रखना, ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, पब्लिश किया जाता है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं यूएनसीटैड की तरफ, ठीक है। तो यूएनसीटैड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसको समझते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सर होता क्या है, देखो ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड का आउटपुट है वो आने वाले साल में कितनी तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। इसी तरह से कंट्रीज का इंडिया में क्या होने वाला है, क्या इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इंडिया ग्रो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने वाली है, ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट है यूएनसीटैड के द्वारा, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी ना इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वैसे तो रिपोर्ट बहुत सारी हैं, बट ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो आप इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ही लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी यूएनसीटैड ही निकालता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, वेस्ट रिपोर्ट भी उसको बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ये आती है बाय यूएनसीटैड प्लस यूएनडेसा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो तीन मेजर रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें याद रख सकते हो आप, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है। ये तीन तो आपको डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए विद रिगार्ड्स टू यूएनसीटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम यूएनडीपी की तरफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ। अब जैसे हमने ना अभी क्या पढ़ा था, इंडिया के केस में पढ़ा था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो हमने पढ़ा था ना, कौन रिलीज करता है उसको रिलीज करता था नीति आयोग इन कोऑर्डिनेशन विद ओपीएचआई एंड यूएनडीपी, यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे यही जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। और यहाँ पर हमें जो डायमेंशंस देखने को मिलती है आप नोटिस कर सकते हो, तीन डायमेंशंस है यहाँ पर, जैसे आपका पहला हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया स्टैंडर्ड्स। फिर इनके फर्दर हमें इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। उनके नाम क्या है सर, हेल्थ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चों की डेथ हो रही है, चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी बातें। उसी तरह न्यूट्रिशन हो गया इन जनरल। एजुकेशन के अंदर हमारा क्या आ गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आ गया, एंड साथ साथ एनरोलमेंट कितनी है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये 6 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एंड एसिड्स। तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए, राइट। तो कुछ की फाइंडिंग्स आप देख सकते हो कि कैसे कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटीज हमें बढ़नी हुई देखने को मिली हैं, पर कहीं ना कहीं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें यह भी बता रहा है कि धीरे धीरे हम उससे बाहर भी आ रहे हैं। एक तरह से हम अपनी रिकवरी को थोड़ा और तेज कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम और अच्छे से डेवलप हो पाए। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसी डायरेक्शन में है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने जैसे सुना होगा ना, तो वही चीज है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर फोकस क्या होता है, वही जो डिमेंशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है, ये चेक किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस के ऊपर। साथ में ही नॉलेज वहां पे कैसी है, कहने का मीनिंग क्या, कि बच्चे कितना टाइम स्कूल जाते हैं, मतलब कितने, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड साथ ही लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये चेक किया जाता है बाय बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सभी चीजों के रिगार्डिंग हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट की। ग्रोथ तो सिर्फ हमें एक क्वांटिटेटिव फिगर बताता है ना, कितने % से ग्रोथ हुई है, मेरे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ये क्वालिटेटिव यहाँ पे एस्पेक्ट हो जाता है, जहां पर ग्रोथ के साथ साथ लोगों की लाइफ में कितना इंपैक्ट आया, क्या उनको एक हेल्दी लाइफ मिली, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें मिली या नहीं मिली, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया का रैंक अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पिछले कई सालों में 130 के आसपास ही चल रहा है, कभी 131 हो जाता है, कभी 132 हो जाता है, कभी 129 हो जाता है। तो हमारा ना कोई खास यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है ना, हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे एचडीआई के अंदर ज्यादा खास नहीं है। एंड इवन अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडिया के नेबर से, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान,
ये भी इंडिया से बेटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो गया, नॉलेज का एक्सेस हो गया, एंड साथ ही साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हमें काफ़ी अच्छा अभी काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत अभी और है। इसी तरह से कुछ और रिपोर्ट्स देख लेते हैं यूएनडीपी के द्वारा। तो एक यहाँ पर है हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड लास्टली जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज लीड्स इंडेक्स। सर लीड्स का मीनिंग क्या है? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना लॉजिस्टिक्स के बारे में, कि जैसे हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉजिस्टिक्स के बारे में बहुत बार बात करी है। तो ये जो पर्टिकुलर लीड्स इंडेक्स है, ये भी उसी की बात कर रहा है कि जो अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं वहाँ लॉजिस्टिक्स का कितना ईजीनेस है। तो लीड्स का मीनिंग भी यही है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कैसे करें, सर्विसेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ना 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइडेड है। सर 3 कैटेगरीज कौन सी? एक हो गया अचीवर्स, जिन्होंने जो टारगेट था वो अपना 90% या उससे ज्यादा को अचीव कर लिया है, तो इसको बोल देंगे अचीवर्स। उसी तरह से कुछ है फास्ट मूवर्स, जिन्होंने टारगेट 80 से 90% के अंदर अचीव किया है। एंड लास्टली तीसरे हैं एस्पायरर्स, जो अभी थोड़ा पीछे हैं, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो थोड़ा बेटर करेंगे। तो जिनका टारगेट से उन्होंने 80% से नीचे अचीव किया है, तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली इंक्लूड हो जाते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि लीड्स इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो ये 3 कैटेगरीज, अचीवर्स, फास्ट मूवर और एस्पायरर्स, ये इस तरह से इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, ये सभी अचीवर्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। सिमिलरली बाकी स्टेट्स को भी इस तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा है। अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO। अब सर FAO का थोड़ा समझ लेते हैं कि FAO कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है। तो एक इंपॉर्टेंट इसका इंडेक्स है, दैट इज फूड प्राइस इंडेक्स। अब देखो खुद समझो, फूड प्राइस इंडेक्स क्या मीनिंग हो सकता है? यहाँ पर ना एक बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट बना लिया जाता है फूड कमोडिटीज का, वहां पर किस तरह से उनके इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बदले मंथली बेसिस के ऊपर, ये देखा जाता है फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर से जैसे कौन क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सीरियल हो गया, आपका शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, ये सभी चीजों के प्राइसेस कैसे कैसे चेंज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर हमें देखते हैं 2014-16 का, अकॉर्डिंगली हम इसके वेरिएशन देखते रहते हैं। तो ध्यान रखना फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से एक स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी है, ये भी FAO ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अभी जो 2022 की रिपोर्ट थी, यहाँ पर बात करी गई थी हमारे जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स हैं, वहां पर हम कैसे ऑटोमेशन को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एग्रीकल्चर हो गया, फूड के रिगार्डिंग जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हम कैसे ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अगली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022, ये भी UNFAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बात करी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की बात करें ना, तो डिफॉरेस्टेशन की जो रफ्तार थी, जिस तरह से पेड़ कट रहे थे, उसमें एक कमी देखने को मिली है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, दुनिया की आधी से ज्यादा GDP जो है वो डिपेंड करती है अलग अलग इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के द्वारा ना हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गया, रेगुलेटिंग सर्विसेज हो गया, इस तरह की चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर हो गया, फ्यूल हो गया, फायरवुड हो गया, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन हो गया, प्लस रिक्रिएशन बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, टूरिज्म के बेनिफिट्स हो गया, ठीक है ना, तो नेचुरल बेनिफिट्स हो गया, लोगों को एजुकेशन रिगार्डिंग चीजें हो गया, ये सारे जो बेनिफिट्स हमें फॉरेस्ट की मदद से देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, उनके ऊपर दुनिया की आधी से ज्यादा GDP डिपेंड करती है, ऐसा UNFAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें ये चीज बताती है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है, दैट इज हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। ये भी FAO के साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पिछले सालों में काफी न्यूज में रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी, तो FAO के साथ मिलकर, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली जाती है, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। खुद सोचो ना, हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसे रीजन्स जहां पर ना हमें ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। तो हंगर हॉटस्पॉट का मीनिंग है कुछ ऐसे एरियाज जहां पर ना फूड के रिगार्डिंग एक मेजर शॉर्टेज है। तो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, सोमालिया, येमेन और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अराउंड जो मतलब स्पेशली कंट्रीज हैं,
इथियोपिया हो गया, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जिबूती भी वहाँ पे अभी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ दुनिया की हंगर हॉटस्पॉट्स के अंदर आती है कि यहाँ पर फूड के रिगार्डिंग बहुत मेजर शॉर्टेज है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं 53 कंट्रीज के अंदर, जहां पर मेजर फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ जो आज के सेशन में हमें टॉपिक्स डिस्कस करने थे। आई होप आपको सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके साथ में ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लीड्स इंडेक्स देखा, हमने UNDP के कुछ देखे, UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के कुछ हमने इंडेक्सेस देखे, WIPO, नीति आयोग हो गया, एंड लास्टली वर्ल्ड बैंक एंड RBI के कुछ इंडेक्सेस देखे। आई होप आप पे सारे इंडेक्सेस और साथ साथ इनकी रिपोर्ट्स क्या क्या उनके बात हुई है, इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम और पर्टिकुलर कुछ रिपोर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये जो पर्टिकुलर सेशन है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपका अच्छे से रेडी हो जाए, ताकि अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।